Kharcha Pani is brought to you by CoinDCX Go. Download the app now. इस पैलेस की तरह हमारे पास 4 और पैलेस हैं। वो विलेज, वो भी हमने ले लिया है। वो हिल, वो भी हमारा वो ही है। सब तो ठीक है, पर बिटकॉइन लिया क्या? कॉइन DCX Go डाउनलोड करो, 100 रुपए का फ्री बिटकॉइन एंजॉय करो। सोचो मत, डाउनलोड करो। कुछ लकी विनर्स जीत सकते हैं पूरा 1 बिटकॉइन। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। मेरे साथ फ्रेम में अंशुमान जी हैं। ये है खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और तमाम चीज़ों की तमाम जानकारियां जो सामने आ रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। और एक और विषय हम लोग आज लेकर आए हैं जिस पर आप लोग बहुत दिनों से बोलते रहे कि सर खाने के तेल पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, खाने के तेल पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो खाने के तेल पे हम लोग फिर से 3-4 हफ्ते पहले अंशुमान जी किया ही था हम लोगों ने ना जी। हाँ, और वो भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा क्या क्या है अंशुमान जी? हमारे पास जीएसटी से जुड़ी एक खबर है, क्योंकि अभी से लेकर और जीएसटी काउंसिल की बैठक तक लगातार जीएसटी से जुड़ी हुई खबरें हमारे आसपास चलती रहेंगी। तो उनके अलग अलग आयामों से हम उसे परखने की, जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो सीधे हमारी ज़िंदगी से जुड़ी, हमारे खर्चे पानी से जुड़ी हुई हैं। टैक्सेशन हमारे हर चीज़ में शामिल है, तो हम उससे समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ खाद्य तेल को लेकर सरकार का असमंजस बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। उस पर हम विस्तार से बताएंगे कि वस्तुतः सरसों का तेल या खाने के तेल की कीमतें कहां तक बढ़ चुकी हैं, क्यों ऐसा हो रहा है और सरकार क्यों फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। एकदम। तो एपिसोड की शुरुआत में हमारे पास एपिसोड में 3 खबरें हैं टोटल। एक तो एडिबल ऑयल, खाद्य तेल, एक तो टैक्स वेवर जिस चीज से जुड़ा हुआ है, जिस पे आखिरी में चर्चा करेंगे, और उसके पहले है क्रिप्टो से जुड़ा हुआ एक अपडेट क्या है? ये क्वेरी है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्रिप्टो और अंशुमान जी, क्रिप्टो और गोल्ड का जो रिलेशन है, क्रिप्टो का दाम और गोल्ड का दाम, उसके रिलेशन पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये दाम कहाँ से बनता है, क्या जो बनता है। अब क्रिप्टो को लेकर 2-3 छोटी छोटी चीजें हैं। एक तो चाइना में क्रैकडाउन हुआ है, तो चाइना में क्रैकडाउन होने के बाद रेगुलेट क्या किया उन्होंने, बंद ही कर दिया, बैन ही कर दिया क्रिप्टो की सारी माइनिंग। तो वहां के निवेशक थोड़े से परेशान हैं इस समय। और इधर दूसरी तरफ फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्रिप्टो में पोटेंशियल है कि आगे जाकर एक डिजिटल गोल्ड हो सकेगा। मतलब उसकी भी संभावना ही जताई है उन्होंने। ये नहीं कहा कि है डिजिटल गोल्ड ही है, पैसा लगा दो, ऐसा नहीं कहा अंशुमान जी। तो क्रिप्टो और सोने का रिलेशन, अंशुमान जी, क्या है ये मसला? देखिए, हमारे पास कोई ऐसा बहुत बड़ा अपडेट नहीं। अपडेट ये है कि लगातार गिरावट के बाद क्रिप्टो एक्सचेंज के मार्केट में थोड़ी खरीदारी लौटी है, थोड़ा स्टेबिलिटी आई है। पर उससे जो रेगुलेशन के क्षेत्र में जो 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 वैक्यूम बना हुआ, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। चाइना ने अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं किया है। अमेरिका से भी ऐसी खबरें नहीं हैं जो क्रिप्टो के रेगुलेशन को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी लेकर आती हूँ। एक महत्वपूर्ण बदलाव जरूर हुआ, जिस पर उन्होंने पिछली बार भी संकेत दिया था कि आज हम इसे चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज सोने की कीमत $1900 पर आउंस का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको क्रॉस कर गई दुनिया के बाजार में। और इसके पीछे महत्वपूर्ण वजह यह है कि महंगाई बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में माना जा रहा है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ने की संभावना है। हालांकि अमेरिकन फेडरल रिजर्व ने यह बात कही, सिद्धांत की हम अभी जो अपनी इजी मॉनेटरी पॉलिसी उसको जारी रखेंगे, लेकिन उसके बाद अब एसेट्स की रीएलोकेशन फिर शुरू हुआ है। सोना एक अरसे के बाद, पिछले साल हमने सोने में तेजी देखी थी, उसके बाद वापस लौट रहा है। और इस बात के संकेत या इस बात की चर्चा अंतर्राष्ट्रीय फंड मैनेजर्स के बीच में, निवेशकों के बीच में है कि लोग जितनी वॉलेटिलिटी हमने देखी है इन करेंसीज के या क्रिप्टो के बाजार में, उसके कारण बहुत सारे निवेशक ये सोच रहे हैं या उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया है इन्फ्लेशन के हेज के लिए गोल्ड की तरफ। ये चर्चा बाजार में उपलब्ध है। बाकी परिस्थितियां कानूनी तौर पर स्पष्ट नहीं हैं अभी, ना भारत में ना बाकी जगह, चूंकि दुनिया के देशों की वरीयताएं अभी इसकी तरफ है नहीं। ज्यादा वरीयता इस तरफ है कि कोविड और बाकी जो बुनियादी अर्थव्यवस्था उससे कैसे निपटा जाए। ओके, अंशुमान जी, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद पहले एक आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा एक कॉशन नोट कह लीजिए या छोटी सी चेतावनी कि क्रिप्टो का बाजार जो है वो बहुत सारे अपडेट्स और बहुत सारी जानकारियों के बाद ही किसी न किसी अपने रूप में सामने आता है। तो उन जानकारियों को तसल्ली बख्श तरीके से देखने के बाद, समझने के बाद और उनको जानने के बाद, उसमें अपना नफा नुकसान समझने के बाद ही
क्रिप्टो में निवेश के लिए आप अपना निर्णय लीजिए। अगली खबर अंशुमान जी, जो हमारी आज की एक बड़ी भी खबर भी है, एडिबल ऑयल के दाम। इंडियन एक्सप्रेस की आज रिपोर्ट है जिसके बाद पूरा हल्ला मचा हुआ है। आज क्या मतलब कल आई है, जो हम लोग इसको एक दिन पहले शूट कर रहे हैं। तो एडिबल ऑयल की रिपोर्ट को लेकर इंडियन एक्सप्रेस 11 साल के सबसे ऊंचे स्तर पे कौन कौन से तेल हैं, मतलब सारे तेल है, लगभग सारे एडिबल है। पाम ऑयल, ग्राउंड नट, वनस्पति जो है, मस्टर्ड है, सरसों का तेल है, सोया है, सनफ्लावर, ये सारा कुछ है। मतलब मैं पाम ऑयल पढ़ के सोच रहा हूँ कि पाम ऑयल के जो दाम बढ़ रहे हैं वो दाम बढ़ेगा अगर, तो जरूरी नहीं कि आपके किचन में उसका फर्क पड़े। आप जो पैकेज फूड खरीदते हैं, नमकीन खरीदते हैं पैकेट बंद, या चिप्स कुरकुरे टाइप की चीजें खरीदते हैं, वो सब पाम ऑयल में छना होता है, पाम छना होता है, पाम ऑयल या पामोलिन ऑयल में छना होता है। उसके दाम बढ़ने के आसार दिखाई देते हैं। 11 साल के हाईएस्ट पे है। 2010 के बाद से सबसे ज्यादा एडिबल ऑयल में दाम की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसको लेकर डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की मीटिंग भी हुई थी सोमवार को। लेकिन दाम कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार भले ही थोड़ी तैयार दिखे, थोड़ी मंथन की मुद्रा में दिखे, कुछ आपको मसल फ्लेक्सिंग हो सकता है दिखाई दे, लेकिन दाम कम करने के रास्ते नहीं दिखाई दे रहे कुछ। अंशुमान सिद्धांत, ये जो सोमवार वाली बैठक थी इसको लेकर काफी चर्चा थी और काफी जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं एडिबल ऑयल इंडस्ट्री में, एक्सट्रैक्टर्स हैं, इंपोर्टर्स हैं, ग्रोअर्स हैं, उनके बीच में ऐसा लग रहा था कि सरकार कुछ करेगी। पहली चीज तो ये कि ये खाने के तेल में बढ़ोतरी अचानक नहीं आई। ऐसा नहीं है कि जनवरी से शुरू हो गई। पिछले 1 साल से लगातार खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, पर चूंकि सरकार की संवेदनशीलता नहीं है महंगाई के प्रति, स्पष्ट रूप से वो इतनी संवेदनशील नहीं दिखती खाने पीने की चीजों की महंगाई के प्रति, तो इसकी लगातार उपेक्षा की गई। 62% कीमत बढ़ी है 1 साल में, पिछले 1 साल में खाद्य तेल की, जो अनप्रेसिडेंटेड है। 11 साल का आंकड़ा तो हमें इसलिए दिखाई दे रहा है कि 2010 की तुलना में, पर अगर 1 साल के भीतर खाद्य तेल की कीमत 62% बढ़ जाए, 62% बढ़ बहुत जाए, ज्यादा है। और सरकार पूरे 1 साल में ये समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भारत की कुकिंग हैबिट्स में एडिबल ऑयल के बिना तो आप किसी चीज की कल्पना नहीं कर सकते, पहली चीज है। दूसरी बात यह कि फूड तेल जो एडिबल ऑयल से उनकी जो पूरी टोकरी है, उनकी जो पूरी बास्केट है, उसमें सारी सबकी कीमतें एक साथ बढ़ती हैं। अगर पामोलिन महंगा होगा या पाम ऑयल महंगा होगा या ग्राउंड नट ऑयल होगा या सोया महंगा होगा, तो उसके कारण सारी चीजें बढ़ेंगी। आप ये नहीं कह सकते कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं सिर्फ वही महंगा होगा। दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, बहुत लेट फरवरी के आसपास, मार्च के आसपास जाके सरकार की नींद टूटी, तब उन्हें समझ में आया कि अरे तो बहुत कुछ हो गया, इतनी कीमत बढ़ गई, तो उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ करने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे से इतना ज्यादा सवाल उठे हैं, इतनी ज्यादा चीजें बिगड़ी हैं कि अंततः किसी तरह खाद्य सचिव को इसकी बैठक बुलानी पड़ी, और बैठक बुलाकर उन्होंने बात की। बात करने में कोई रास्ता नहीं निकला। ये कहा गया कि हम परिस्थिति समझने की कोशिश कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि साल भर से इसकी परिस्थिति नहीं समझी जा पा रही है। हम पहले ये समझें कि कीमतें क्यों बढ़ी हैं, फिर उसके बाद हम समझते हैं कि सरकार के पास विकल्प क्या है। जी, पिछले 1 साल में दुनिया में एडिबल ऑयल के दोनों बड़े बाजारों में, अमेरिका और मलेशिया, जहां से दुनिया के बाजारों में बड़े पैमाने पर एडिबल ऑयल या ऑयल सीड्स की सप्लाई होती है, वहां कीमतें बढ़ी हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ पाम को ले लें, पाम जो कि भारत में बड़े पैमाने पर आयात होता है और भारत में उसकी सोर्सिंग होती है, क्योंकि पाम भारत में रिफाइंड में बड़े पैमाने पर मिलाया जाता है। उसकी कीमत 1 साल में मलेशिया के बाजार में करीब अगर आप रिंगिट में जोड़ने की कोशिश करें तो वो लगभग 1000 रिंगिट से ज्यादा बढ़ गई, जो मलेशिया के मार्केट में थी। शिकागो के मार्केट में भी पिछले 1 साल में सोयाबीन की कीमत बढ़ी, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रभावित करती है। सरकार ने इन कीमतों को बढ़ते देखा पिछले साल, और इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, कोई कॉल नहीं ली गई। इस पे आश्चर्य की बात है। और उससे क्या हुआ कि भारतीय बाजार में मूंगफली के तेल की कीमत 180 रुपए के आसपास पहुंच गई। मस्टर्ड ऑयल की कीमत भी इसी लेवल से ऊपर निकल गई। अब भारत अपने खाद्य तेल की जरूरतों में सिद्धांत करीब 60% आयात पर निर्भर है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा मलेशिया से आयात होता है और बाकी हम कुछ चीजें और भी आयात करते हैं। जो बैठक हुई सोमवार की, उसमें इसे समझने की कोशिश की गई। जो उद्योग था, हमारे सोर्सेज ये कहते हैं जिनसे हमारी बात हुई, उद्योग ने कहा कि आपके सामने सब कुछ खुला हुआ है। जो डिमांड और जो सप्लाई और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो कीमतें बढ़ी हैं उसे हम पास ऑन कर रहे हैं।
अब अभी कोई रास्ता नहीं है। ये उड़ती उड़ती चर्चा सुनने में आई बैठक के बाद कि सरकार पीडीएस के जरिए खाद्य तेल के वितरण की व्यवस्था पर विचार कर सकती है, सब्सिडाइज खाद्य तेल पीडीएस के जरिए बांट सकती है, लेकिन कितने लोग पीडीएस का इस्तेमाल कितने करते हैं और लोग हाँ, और कितने लोगों के पास आप राशन प्रणाली के जरिए खाद्य तेल पहुंचा सकेंगे। जो बड़ा क्लास है वो तो बाजार से ही खरीदता है, पैक्ड या खुला हुआ। तो अभी सरकार पूरी तरह विकल्पहीनता की स्थिति में है। दूसरी चीज है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी में कमी भी की गई है तो उसका कोई फायदा कीमतों में बढ़ोतरी रोकने में नहीं मिला है। अब हमें ये इंतजार करना होगा कि खरीफ की सोइंग शुरू होती है, खरीफ में ऑयल सीड्स की फसल आती है। अब ये परिस्थिति जुलाई तक जारी रह सकती, जुलाई या अगस्त तक जारी रह सकती है। हाँ, अगर खरीफ में ऑयल सीड्स की सोइंग का नंबर थोड़ा बड़ा होता है, जिसकी संभावना दिखती है, क्योंकि साल कीमतें बढ़ी हैं तो वो प्रोत्साहित करेंगी किसानों को ज्यादा सोइंग के लिए। अगर ज्यादा बुवाई होती है तिलहन की इसमें, तो हम उसका एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अगले 2-3 महीनों में, 4 महीनों में मतलब भारत आपको में खाद्य अगस्त नवंबर दिसंबर के पहले कुछ नहीं समझ में आने वाला है। अभी कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। और दूसरी चीज और भी समझना हमारे लिए जरूरी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें थमने की, या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां से हम इंपोर्ट करते हैं, जहां से हमारा करीब 60% एडिबल ऑयल इंपोर्ट होता है, वहां कीमतें कम होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही। क्योंकि जैसे हमने पहले भी कहा खर्चा पानी में कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में डिमांड बढ़ रही है। तो सारी कमोडिटीज की, चाहे वो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो मेटल्स हो, सारी कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए वो कमोडिटी के प्राइस की जो इन्फ्लेशन है वो कहीं जानी नहीं है, वो आनी ही है, वो रहनी ही है। और वो हमारे पास आयात के जरिए इंपोर्ट के जरिए हमारे पास आ रही है। अब या तो सरकार सीधे बाजार में इंटरवीन करे, प्राइस रेगुलेट करे, संभव ही नहीं है, इतना बड़ा नेटवर्क है, सरकार के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उसको करे। तो यही है कि अभी तो हमें तात्कालिक तौर पर कीमतों में कोई बड़ी उल्लेखनीय कमी होने की गुंजाइश नहीं दिखाई देती, जब तक कि खरीफ में होने वाली तिलहन की फसल की तस्वीर साफ नहीं हो जाती। मतलब कि और कोई ऐसा मेजर भी नहीं है कि खरीफ की फसल की कटाई का वेट करने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है कि इसको सरकार इम्प्लाई करके अगर एक इमीडिएट रिलीफ का रास्ता खोल सके। तुरंत तो सरकार यही कर सकती है, कोई इंपोर्ट करे तो इंपोर्ट तो हो ही रहा है। बट इंपोर्टेड मार्केट में जो प्राइस है उससे कम कीमत पर तो आप नहीं बेच सकते। नुकसान कौन उठाएगा? क्योंकि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो प्राइवेट कंपनीज के पास है। वो आप उन्हें इस बात के लिए रोक सकते हैं कि वो सही कीमत पास ऑन करें, उस पर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे कीमतें कम करने की, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मिसमैच है अंतरराष्ट्रीय बाजार से कीमतें, या तो सरकार सब्सिडी दे, या तो सरकार ये करे कि जो इंपोर्टेड एडिबल ऑयल आ रहा है उसे सब्सिडाइज किया जाए। और ऐसे बजट की परिस्थिति में जब खजाना खाली है, पेट्रोल और डीजल की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है, एडिबल ऑयल पे सरकार सब्सिडी देगी, मुझे इसकी संभावना नहीं दिखाई देती। तो इसलिए जब खरीफ की फसल में यह होता है कि बाजार को आने वाली क्रॉप का अंदाज लग जाता है, जिससे अगस्त तक हमें पता चल जाएगा ना सिद्धांत कि भारत में कितने एकड़ में तिलहन बोया गया, कितना सोयाबीन बोया गया, कितने बाकी जो ऑयल सीड्स है वो बोए गए। उस हिसाब से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि कितनी सप्लाई आने वाली है, तब शायद वहां से कीमतों में कमी का या गिरावट का दौर शुरू हो। अंशुमान जी, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने वाली है 28 तारीख को, और मीटिंग के पहले एक अपडेट आया है। अपडेट ये है, बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर है ये, कि जीएसटी पैनल ने कोविड रिलेटेड जो सप्लाईज थी उसमें जीएसटी का रेट कम करने से मना कर दिया। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है अंशुमान जी, जिसकी बात भी बीते दिनों हो रही थी। 5% वाला जो सबसे लोवेस्ट स्लैब है जीएसटी का, उसमें लाने की बात की जा रही थी, जिसमें वेंटिलेटर शामिल है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शामिल है, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर्स शामिल है मेडिकल वाले, और ऑक्सीमीटर्स, टेस्टिंग किट, ये सब सारी चीजें शामिल है। ये सब 12% जीएसटी के अंदर आती है। हाँ, सरकार ने कहा है कि 5%, जीएसटी पैनल ने कहा है, माफ करिएगा, कि हम इसको 5% के वाले गैप में, वाले स्लैब में नहीं ला पाएंगे। तो ये 5% और 12% के बीच का गैप सरकार कम क्यों नहीं करना चाह रही है? क्या वो निर्मला सीतारमण वाला बयान कि ये बेनिफिट पास ऑन नहीं होगा वाली बात ही यहाँ लागू होती है, या दूरदर्शिता की कमी है? शुमान, क्या समझ में आता है? जीएसटी फिटमेंट पैनल होता है एक सिद्धांत, जो दरअसल
अधिकारियों का, रेवेन्यू ऑफिसर्स का एक ग्रुप होता है जो अलग अलग उत्पादों पे जो ड्यूटी रेट है जीएसटी के तहत उनको तय करता है और उनकी सिफारिश जीएसटी काउंसिल को करता है। जीएसटी काउंसिल पॉलिटिकल बॉडी है, वो फाइनल कॉल इस बात पर लेती है। फिटमेंट पैनल ने सरप्राइजिंगली, बहुत आश्चर्य की बात है कि फिटमेंट पैनल ने, और शायद उसने राज्यों से सलाह ली होगी, परामर्श लिया होगा, क्योंकि फिटमेंट पैनल राज्यों के वित्त मंत्रियों से भी बात करता है, उसने लगभग पूरा का पूरा प्रस्ताव नकार दिया। उसने सैनिटाइजर्स के ऊपर भी जीएसटी कम करने से मना कर दिया है, एग्जम्पशंस की को तो बिल्कुल नकार दिया है। बहुत सारी दवाएं और बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं जो 12% की कैटेगरी में आते हैं उन्हें 5% में लाने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। उनका कहना है कि वैक्सीन भी इसमें शामिल है, वैक्सीन पर भी ड्यूटी कम करने से मना कर दिया है। उनका कहना यह है कि फिलहाल टैक्स के स्ट्रक्चर में ऐसा करना संभव नहीं है क्योंकि इससे टैक्स के ढांचे में असंगति आएगी। और ये कहा है कि जो जीरो रेटिंग करना किसी भी चीज का को जीरो टैक्स के लेवल पे ले जाना, ये कानून के तहत परमिसेबल नहीं है। अब ये रिपोर्ट तो इस तरह से जीएसटी के अंदर जो अधिकारियों की समिति है ना, वो तो ये मान रही है कि हमको इसी कीमत पर ये सामान खरीदने पड़ेंगे, चाहे कोविड की दूसरी लहर हो या तीसरी लहर आए। अब दूसरी एक और इसका पहलू है जो शायद अनौपचारिक रूप से सूत्रों से मुझे पता चला कि चूंकि सरकार ने इसमें बहुत सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है पहले से, जैसे कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पर या इंपोर्टेड इक्विपमेंट पे, तो ये भी तर्क अंदर चर्चा में दिया गया है कि जब इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई तो उसका असर कीमतों पर दिखना चाहिए। अब अंततः इस पर फैसला पॉलिटिकल बॉडी को लेना है। जीएसटी फिटमेंट पैनल की रिपोर्ट पर फैसला तो उन वित्त मंत्रियों को लेना है जो वोट मांगने के लिए सामने जाते हैं, जो सरकारें बनाते हैं, जो ये बताते हैं कि हम कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। जीएसटी काउंसिल बैठेगी और वो तय करेगी और वो ये बताएगी कि वो किस दिशा में जाने वाली है। हालांकि वित्त मंत्रालय का रुख वित्त मंत्री के बयान से, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, बड़ा स्पष्ट था कि कोई कमी नहीं होने वाली है। और अब जबकि हम ये दूसरी लहर पार कर चुके हैं, लोग बहुत ज्यादा खर्च भी का बोझ भी उठा चुके हैं, सरकार अब अगर कमी करेगी भी तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो प्रभावित हो ही चुका है। तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जीएसटी की ब्यूरोक्रेसी है वो इन रियायतों के लिए तैयार नहीं है, ये बात बिल्कुल पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। और अमूमन अंशुमान जी पैनल के रिकमेंडेशंस कैरी होते हैं मीटिंग के बाद, वो उसमें बहुत परिवर्तन होने की गुंजाइश रहती नहीं है। हाँ, जिससे कंसल्टेशन के बाद ही बनते हैं ना, क्योंकि हाँ, जैसे वैक्सीन के ऊपर पैनल का तर्क ये है कि साहब ज्यादातर राज्य सरकारें तो फ्री वैक्सीन दे रही हैं, तो उस पे जीएसटी घटाने का क्या मतलब है? जब वैक्सीन का पैसा लोगों को नहीं देना पड़ रहा है तो उसमें जीएसटी घटाने का क्या मतलब? उनका कहना है कि बहुत छोटा सा हिस्सा प्राइवेट क्लिनिक से हॉस्पिटल में जाके वैक्सीन लगवाएगा तो वो प्राइस पे कर सकता है। उनका कहना यह है कि हेल्थ से रिलेटेड ऑक्सीजन और बाकी फैसिलिटीज तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर दे रहे हैं, तो उसमें ये ऐसे तर्क हैं। अब जीएसटी काउंसिल एक मत बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जीएसटी काउंसिल इसे ऐसे निगल लेगी या सीधे अप्रूव कर देगी, क्योंकि जीएसटी काउंसिल में पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पाले खींचे हुए हैं, पूरा संतुलन बदल चुका है जीएसटी काउंसिल का, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक रूप से ताकतवर राज्य, बड़े राज्य, जहां उत्पादन ज्यादा है, जहां खपत ज्यादा है, वो विपक्ष के पास हैं। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या तय होता है, या सरकार कोई राहत पैकेज लेकर आती है, यह हमें मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। तो 28 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, जरूर देखिएगा कि आपके राज्य के वित्त मंत्री ने वहां पर क्या बात रखी। क्या वो इन जरूरी सामानों पर जीएसटी घटाने के पक्ष में दिखते हैं या नहीं दिखते हैं। उससे मेरे ख्याल से सवाल पूछने में थोड़ी आसानी तो जरूर होगी, आसानी भी होगी। और एक चीज और चलते चलते जोड़ना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी की चर्चा है कि एक हिसाब और वित्त मंत्रालय ने लगाकर जीएसटी काउंसिल को बता दिया है कि केंद्र सरकार को इस बार 1.6 लाख करोड़ रुपए की बोरिंग करनी पड़ेगी अतिरिक्त राज्यों को का जो रेवेन्यू लॉस उसके भरपाई के लिए। हमने पिछले जीएसटी पर अपने पिछले खर्चा पानी में चर्चा की थी बात, सरकार इस साल की भरपाई कहां से करेगी। आने वाला तो छोड़ दीजिए कि जीएसटी का एक्सटेंशन होगा कि नहीं होगा, 1.6 लाख करोड़ रुपए की एडिशनल बोरोइंग केंद्र सरकार को करनी पड़ेगी ताकि वो राज्यों को जो पिछले साल में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर सके। तो इस पर भी जीएसटी काउंसिल में ये देखना होगा कि क्या फॉर्मूला सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर राज्यों के सामने आती है। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, सावधान रहिएगा थोड़ा, और सवाल पूछते रहिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।